आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कबूतर ने बताई 3 बातें, अगर समझ गए तो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाओगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो दर्शकों प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। कबूतर अपनी पत्नी के लिए हर दिन जंगल से मीठे मीठे दाना पानी लेकर आया करता था और कबूतरी भी अपने पति का बड़ा ध्यान रखती थी, पति से बड़ी प्रेम करती थी। दोनों का ही जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। दोनों के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। प्रिय दर्शकों, कबूतर और कबूतरी में अक्सर ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। एक दिन की बात है, कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है कि पिया जी, संसार में ऐसी कौन सी औरत है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो पुरुष से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है और पुरुष को कभी धोखा नहीं देती। और पिया जी, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने लोभ लालच के लिए, अपने सुख के लिए और पुरुष से संबंध बनाना चाहती है। प्रिय दर्शकों, तब कबूतर कहता है कि प्रिय, तुम्हारे इन प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के अंत में तुम्हें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अब तो प्रिय दर्शकों, कबूतरी कहती है कि पिया जी, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं पूरा मन लगा करके और बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, कबूतर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कबूतर कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ नगर में अपनी किराने की दुकान चलाया करता था। नगर में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी उसकी किराने की दुकान थी। प्रिय दर्शकों, वह सेठ बड़ा ही ईमानदार था और बड़ा ही अच्छे स्वभाव का था। वह सेठ नगर में कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया करता था, कभी किसी को ठगा नहीं करता था। वह सेठ अपनी दुकान पर भी कभी कोई चालाकी नहीं किया करता था, किराने के सामान में कोई मिलावट नहीं किया करता था। प्रिय दर्शकों, उस सेठ की दुकान के आसपास कई लोग अपनी किराने की दुकान चलाया करते थे, परंतु वह सभी अपनी दुकान पर मक्कारी किया करते थे। वह सभी सामान में चावल, शक्कर, गेहूं में मिलावट करके और नगर के लोगों को बेचा करते थे। इस प्रकार वह नगर के सभी लोगों को चूना लगा रहे थे, परंतु वह सेठ बड़ा ही ईमानदार था। वह अपनी दुकान में कभी मिलावट नहीं किया करता था। नगर के सभी लोग इस बात को जानते थे कि यह सेठ कभी किसी सामान में मिलावट नहीं करता है। इसके कारण नगर के ज्यादातर लोग सेठ की दुकान पर ही सामान खरीदने के लिए आया करते थे। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपनी ईमानदारी के चलते ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया करता था। वह सेठ सोचता था कि लोगों को ठग कर, लोगों को मूर्ख बनाकर मुनाफा कमाने से कोई लाभ नहीं है। परंतु प्रिय दर्शकों, एक दिन वह सेठ देखता है कि उसके साथ में जो अन्य व्यापारी हैं, वह मक्कारी करके, सामान में मिलावट करके और बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं और बहुत धनवान हो रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है, तो कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, तो कोई अपनी पत्नी के लिए महंगे महंगे जेवर खरीद रहा है। यह देखकर प्रिय दर्शकों, वह सेठ बड़ा उदास हो जाता है। वह सोचता है कि इतने सालों से
इतने समय से मैं लोगों की भलाई के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। कभी मैंने अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचा, कभी मैंने अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा, कभी मैंने अपनी दुकान में मिलावट नहीं करी। परंतु आज मैं गरीब का गरीब ही हूँ और मेरे साथ वाले जो व्यापारी हैं, जो मिलावट करते हैं और अपनी दुकान पर मक्कारी करते हैं, वह इतने धनवान बन चुके हैं। ऐसी ईमानदारी से क्या फायदा, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। प्रिय दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि हे कबूतरी, अब तो वह सेठ यह निर्णय लेता है कि मैं भी अपनी दुकान में मिलावट करूंगा, मैं भी हर सामान में कंकर मिलाकर और नगर के लोगों को बेचूंगा। अब तो प्रिय दर्शकों, वह सेठ ऐसा सोचकर और एक बोरे में बहुत सारे कंकर भर के अपने घर पर ले आता है। वह कंकर से भरा हुआ बोरा लाकर और अपने घर पर छुपा कर रख देता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उस सेठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी, अच्छे विचारों वाली थी। वह भगवान की बड़ी आराधना किया करती थी, बहुत पूजा किया करती थी। सेठ यह बात जानता था कि अगर मेरी पत्नी को ऐसा पता चला कि मैं दुकान में मिलावट करने वाला हूँ, अपने काम में मक्कारी करने वाला हूँ, तो वह मुझे ऐसा नहीं करने देगी। यही सब सोचकर वह सेठ कंकरों से भरी हुई बोरी अपने घर में छुपा कर रख देता है। परंतु प्रियदर्शकों, वह सेठ की पत्नी बड़ी चालाक थी। वह देख लेती है कि आज हमारे पति एक बड़ी सी बोरी में कुछ लेकर के आए हैं, और प्रिय दर्शकों, वह सेठ की पत्नी जब जाकर के बोरी देखती है तो वह देखती है कि बोरी में बहुत सारे कंकर भरे हैं। कंकर देखकर सेठ की पत्नी हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि हमारे पति इतने कंकर क्यों लेकर आए हैं, कहीं वह अपनी दुकान में मिलावट जो नहीं करने वाले, कहीं वह नगर के लोगों को मिलावट का सामान तो नहीं बेचने वाले हैं। अब प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वह सेठ की पत्नी सही मौके का इंतजार करने लगती है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और खाना खाकर के वह सेठ और उसकी पत्नी सो जाते हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सेठ कहाँ सोने वाला था, वह तो बस सोने का नाटक कर रहा था। अपनी पत्नी को ऐसा दिखा रहा था कि वह सो चुका है। अब जैसे ही सेठ की पत्नी सो जाती है तो वह सेठ चुपचाप अपने बिस्तर पर से उठ जाता है और सीधा दूसरे कमरे में जाकर और वह कंकर गेहूं चावल में मिलाने लगता है। तभी प्रिय दर्शकों, वह सेठ की पत्नी और पीछे से आ जाती है और वह रंगे हाथों अपने पति को पकड़ लेती है और कहती है कि पिया जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप अपनी दुकान के सामान में मिलावट कर रहे हैं। आप अपने नगर वासियों को इस प्रकार का मिलावट वाला सामान बेचेंगे? ऐसा पाप करने से पहले क्या आपको जरा भी लज्जा नहीं आई? तब प्रिय दर्शकों, सेठ कहता है कि प्रिय, तुम नहीं जानती हो, अगर हम इसी प्रकार ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हम गरीब ही रह जाएंगे और हमारे साथ वाले व्यापारी बहुत बड़े धनवान आदमी बन जाएंगे। सेठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, मनुष्य को धन इतना ही कमाना चाहिए जितना वह ईमानदारी से और अच्छे काम करके कमा सके। चोरी करके या दूसरों के साथ बुरा करके कमाया हुआ धन कभी मनुष्य के काम नहीं आता। ऐसे धन से घर में दुख, पीड़ा और दरिद्रता आती है। हमारा जीवन बड़े सुख से कट रहा है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में खाने की वस्तु की कोई कमी नहीं है। दोनों समय का खाना हमें पेट भर के मिलता है। तो फिर आखिर ऐसा गलत काम करने की क्या जरूरत है? अगर आप यह सब मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप दूसरों को ठग कर अगर धन अर्जित करेंगे तो वह धन कभी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु अगर आप ईमानदारी से और सही रास्ते पर चलकर अगर कम धन भी अर्जित करेंगे तो मैं उसमें भी सुखी रह लूंगी। परंतु आप कोई गलत कार्य न करें। गलत राह पर चलकर
अगर आपने अधिक धन अर्जित कर भी लिया, तब भी वह हमें उतना सुख नहीं दे सकेगा जितना ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमें देगा। हमारे बुरे कर्म की सजा हमारी आने वाली संतान को भोगनी पड़ेगी। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे पाप का फल भोगेगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप ईमानदारी से अपना कार्य करें, अपनी दुकान के सामान में मिलावट ना करें और नगर के लोगों को मूर्ख ना बनाएं। नगर के सभी लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वह सभी जानते हैं कि यह सेठ कभी अपने सामान में मिलावट नहीं करता है और उनकी दुकान का सामान बड़े ही उच्च स्तर का होता है। परंतु अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों के साथ बुरा करेंगे, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सब यही समझेंगे कि धन के लालच में आकर यह सेठ भी अपना ईमान भूल गया। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की इतनी बातें सुनकर वह सेठ रोने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह कहता है कि प्रिय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो गलत रास्ते पर चल पड़ा था। दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों के ऐसो आराम को देखकर मैं भी उन्हीं की तरह बेईमानी का धन कमाने के लिए चल पड़ा था। परंतु तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मनुष्य जितना धन सच्चाई की राह पर चलकर और ईमानदारी से कमाता है, उतना ही धन मनुष्य को खुशी दे सकता है। अधिक धन मनुष्य को दुख और असंतुष्टि ही देता है। प्रिय दर्शकों, अब सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे। सेठ भी समझ चुका था कि मेरी पत्नी बड़ी ज्ञानी है, बड़ी समझदार है। वह नहीं चाहती कि मैं कोई गलत काम करके और ज्यादा धन अर्जित करूं। इधर वह सेठ की पत्नी भी समझ चुकी थी कि हमारे पिया जी हमारी हर बात मानते हैं और आज मैंने इन्हें समझाया है तो वह मेरी इस बात को भी मानेंगे। प्रिय दर्शकों, अब सेठ और सेठानी दोनों आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सेठ अपनी दुकान पर जाता है और एक बार फिर वह ईमानदारी से धन अर्जित करता है। अपने सामान में कोई मिलावट नहीं करता है। नगर के सभी लोग सेठ की बड़ी इज्जत करते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है। अब तो सेठ अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखता, उसकी खूब सेवा करता, हर दिन फल काजू किशमिश लाकर और अपनी पत्नी को खिलाता, उसे घर का कोई काम नहीं करने देता। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय बीतता है और सेठ की पत्नी एक बड़े ही सुंदर और रूपवान पुत्र को जन्म देती है। परंतु प्रिय दर्शकों, पुत्र को जन्म देते ही सेठ की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सेठ के पुत्र के भाग्य में मां का सुख नहीं लिखा था। अब तो प्रिय दर्शकों, वह सेठ बड़ा उदास हो जाता है। एक तरफ तो वह अपने पुत्र के आने की खुशी में बड़ा ही प्रसन्न था, परंतु दूसरी ओर उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस बात से वह सेठ बड़ा दुखी था। सेठ अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और घर पर आकर अपने पुत्र को अकेले ही पालता है। वह निश्चय करता है कि मेरे पुत्र को मैं बहुत अच्छे संस्कार दूंगा, इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपने पुत्र के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता। सारा दिन वह सेठ अपने पुत्र को लेकर घूमता रहता। अगर वह दुकान पर जाता तो वह अपने पुत्र को लेकर जाता और घर आता तो अपने पुत्र को लेकर आता। इस प्रकार वह सेठ पूरे दिन अपने पुत्र की देखभाल करता। सेठ अपने पुत्र का नाम सोनू रखता है। कुछ दिन बाद नगर के सभी लोग और सेठ के रिश्तेदार सेठ को बहुत कहते हैं कि सेठ जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, अभी आपकी उम्र ही क्या है, भला पत्नी अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी शादी करने में हर्ज क्या है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह सेठ सभी से मना कर देता है,
क्योंकि वह जानता था कि अगर दूसरी पत्नी आएगी तो वह मेरे पुत्र का ध्यान नहीं रखेगी, वह मेरे पुत्र सोनू की देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वह कभी सोनू से अपने पुत्र के समान प्रेम नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, यही सब सोचकर वह सेठ दूसरी शादी करने से इनकार कर देता है। अब प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार धीरे धीरे सेठ का पुत्र कुछ बड़ा हो जाता है। सोनू के बड़े होते ही वह सेठ सोचने लगता है कि अब हमें हमारे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। घर में अगर बहू आ जाएगी तो वह हमारा और हमारे पुत्र का बड़ा ध्यान रखेगी, खाना बना दिया करेगी और घर को साफ सुथरा रखेगी। उसके बाद हमें हमारे पुत्र की चिंता नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, यही सब सोचकर वह सेठ अपने पुत्र के पास जाता है और कहता है कि बेटा सोनू, अब तुम बड़े हो चुके हो और विवाह के योग्य हो चुके हो। अब तुम्हें अच्छी सी लड़की देखकर और विवाह कर लेना चाहिए। विवाह की बात सुनकर प्रिय दर्शकों, सोनू कहता है कि पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, कुछ धन अर्जित करना चाहता हूँ और नया व्यापार सीखने के लिए, दुनिया का ज्ञान लेने के लिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। अब प्रिय दर्शकों, सोनू की बातें सुनकर सेठ कहता है कि बेटा, तुम्हारे इस निर्णय से हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हारी बात भी सही है। एक बार तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ धन अर्जित कर लो, उसके बाद विवाह कर लेना। अब प्रिय दर्शकों, अपने पिता से आशीर्वाद लेने के बाद वह सोनू अपना सामान बांधकर और परदेश के लिए निकलता है। तभी वह सेठ अपने पुत्र को कहता है कि बेटा, मेरी यह बातें याद रखना, सफर में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे कई प्रकार के लोग मिलेंगे, परंतु यह तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मनुष्य तुम्हारे काम का है और कौन सा मनुष्य तुम्हें लूटने की मंशा से आया है। परदेश में तुम्हें कई सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, परंतु तुम्हें अपने मन को काबू में रखना है और किसी भी चरित्रहीन स्त्री के जाल में नहीं फंसना है। संसार में अधिकतर लोग अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, परंतु तुम्हें सावधान रहना है, अपने चारों ओर देखते रहना है। प्रिय दर्शकों, अपने पिता की यह बातें सुनकर सोनू कहता है कि पिताजी, मैं आपकी बातें ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू परदेश के लिए निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, पुराने समय में ज्यादातर लोग पैदल ही सफर किया करते थे। सोनू भी पैदल अपने सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते सोनू एक जंगल से होता हुआ गुजरता है। जंगल में जाकर वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। जब वह आराम करने के लिए बैठता है तो उसी वृक्ष के नीचे एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। जब सोनू पेड़ के नीचे जाकर बैठता है तो वह आदमी कहता है कि भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हो। तब सोनू कहता है कि जी भाई साहब, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं व्यापार के सिलसिले में परदेश जा रहा हूँ। तब वह आदमी कहता है कि भाई, हम भी वहीं जा रहे हैं और यह हमारी पत्नी है, अब आप भी वहीं जा रहे हैं, तो चलिए साथ में चलते हैं। प्रिय दर्शकों, उस आदमी की बात सुनकर सोनू कहता है कि जी भाई साहब, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम अकेले जा रहे थे, अब एक से दो भले। प्रिय दर्शकों, सोनू जब उस आदमी की पत्नी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह स्त्री बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रूपवान थी। उसका चेहरा बड़ा ही चमक रहा था। सोनू उस स्त्री को देखकर और मोहित हो जाता है, परंतु वह अपने आप को समझाता है और अपने पिताजी की बातों को याद करता है कि किसी भी पराई स्त्री पर मुझे मोहित नहीं होना है।
अब प्रिय दर्शकों, कुछ समय आराम करने के बाद वह आदमी, उसकी पत्नी और सोनू अपने आगे के सफर के लिए चल देते हैं। प्रिय दर्शकों, सोनू तो यही सोच रहा था कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि यह आदमी और इसकी पत्नी हमारे साथ चल रहे हैं। इसी बहाने इस स्त्री को देखने का मौका मिलेगा और मैं पूरे सफर में इस स्त्री को देखता चलूंगा। भला सुंदर स्त्री को कौन नहीं देखना चाहेगा। उधर प्रिय दर्शकों, वह आदमी की जो स्त्री थी वह भी सोनू को ही देखे जा रही थी। वह कोई भी बहाना करके और सोनू से बात करने का प्रयास करती। वह स्त्री बड़े ही हंसमुख स्वभाव की थी। अपनी बातों से वह स्त्री कुछ ही देर में सोनू के साथ बड़ा ही हंसी मजाक करने लगती है और सोनू को अपना देवर मान लेती है। वह कहती है कि देवर जी, हम दोनों इस बात से बड़े डर रहे थे कि सुनसान जंगल में हम अकेले ही जा रहे हैं, अकेले मुसाफिर हैं, परंतु अब आप हमारे साथ चल रहे हैं तो हमें अब कुछ सहारा है। आप बड़े ही सुंदर हैं, आप बड़े ही रूपवान हैं। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री की यह बातें सुनकर सोनू मुस्कुराता है, परंतु वह मन ही मन सोच रहा था कि यह स्त्री किस प्रकार की है, अपने पति के सामने दूसरे मर्द से इस प्रकार की बातें कर रही है। दर्शकों, कबूतर आगे कहता है कि प्रिय, अब तो हंसी मजाक करते हुए वह आदमी, उसकी स्त्री और सोनू चलते जा रहे थे। परदेश पहुंचने में अभी कई दिन लगने वाले थे। सोनू और वह स्त्री एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सोनू भी बड़ा सुंदर था, बड़ा रूपवान था। वह स्त्री भी बहुत अधिक रूपवान थी। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच जाते हैं और घने जंगल में पहुंचने के बाद अंधेरा हो जाता है। तब वह जंगल में ही ठहरने का निर्णय लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, वह आदमी सोनू से कहता है कि भाई, यह जंगल बड़ा घना है, जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है और सुना है कि इस जंगल में डाकू भी घूमते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक स्त्री है, इसीलिए हमें रात भर जाकर पहरा देना होगा। आधी रात तक मैं जागकर पहरा दूंगा। तुम दोनों सो जाना, उसके बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा और मैं सो जाऊंगा। इस प्रकार हम पूरी रात पहरा देंगे। प्रिय दर्शकों, सोनू उस आदमी की बात मान लेता है। अब वह आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर और पहरा देने लगता है। इधर वह सोनू और स्त्री गहरी नींद में सो जाते हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, वह स्त्री सोनू को देखे जा रही थी। सोनू के चेहरे पर से वह स्त्री अपनी नजर भी नहीं हटा रही थी। कुछ देर बाद आधी रात में वह आदमी सोनू को जगाता है और कहता है कि भाई, अब तुम पहरा दो और मैं कुछ देर सो लेता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब सोनू अपने हाथ में तलवार लेता है और पहरा देने लगता है। इधर वह आदमी और वह स्त्री सो रहे थे। जैसे ही वह आदमी गहरी नींद में सोता है तो उसकी पत्नी, वह स्त्री, जाग जाती है और आकर कुछ दूरी पर सोनू के पास बैठ जाती है। सोनू कहता है कि आप क्यों जाग गई? मैं पहरा दे रहा हूँ, आप जाकर सो जाइए। तब वह स्त्री कहती है कि नहीं देवर जी, मैं आपके साथ रात भर जागना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। इस प्रकार की बातें सुनकर सोनू कुछ हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि यह स्त्री किस प्रकार की बातें कर रही है। इसका पति यहाँ पर है और यह दूसरे मर्द के साथ इस प्रकार की बातें कैसे कर सकती है। अब प्रिय दर्शकों, वह स्त्री अपनी हंसी मजाक की बातें करने लगती है। सोनू से बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। कुछ देर में सोनू भी उसके साथ बातें करने लगता है, घुल मिल जाता है। सोनू को उस स्त्री की बातें बड़ी पसंद आने लगी थी, क्योंकि वह स्त्री बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। बात करते करते दोनों पूरी रात निकाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। इधर सुबह होते ही जब वह आदमी उठता है तो वह कुछ आगे के लिए चलते हैं और आगे जाकर जब एक बार फिर अंधेरा हो जाता है
तो सोनू और वह स्त्री पूरी रात बैठकर बातें करते। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, सोनू और वह स्त्री बड़े ही गहरे मित्र बन चुके थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिता रहे थे। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। सोनू भी अब स्त्री को मन ही मन चाहने लगा था, परंतु वह इस बात को जानता था कि यह स्त्री विवाहित है और इसका पति हमारा अच्छा मित्र है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह आदमी आधी रात जाकर सोनू के लिए पहरेदारी करता था। उसके बाद सोनू उस आदमी के लिए पहरेदारी करता था। इस प्रकार वह दोनों ही एक दूसरे को भाई मान बैठे थे। सोनू उस आदमी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। वह अपने आप को समझाता है कि यह स्त्री मेरी भाभी के समान है, परंतु प्रिय दर्शकों, वह स्त्री के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब तो कई रात एक साथ समय बिताने के बाद जब वह परदेश पहुंचने को होते हैं और सफर की यह उनकी आखिरी रात होती है, तो वह स्त्री बड़ी ही उदास थी। वह जाकर सोनू के पास बैठ जाती है और अपना उदास सा मुंह बनाकर सोनू से कहती है कि देवर जी, इतने दिनों से हम बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, परंतु आज यह हमारी साथ में आखिरी रात है। कल हम दोनों अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ, आपको दिल दे बैठी हूँ। प्रिय दर्शकों, ऐसी बातें सुनकर सोनू कहता है कि देखिए, आप कैसी बातें कर रही हैं। आपके पति यहाँ पर हैं और आप एक शादीशुदा स्त्री हैं। ऐसी बातें करना आपके लिए उचित नहीं है। तब वह स्त्री कहती है कि अरे देवर जी, भला प्रेम में स्थिति थोड़ी ना देखी जाती है। प्रेम तो बस हो जाता है और मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। मैं भी तो देखिए कितनी सुंदर हूँ, कितनी रूपवान हूँ। आप मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तब सोनू कहता है कि परंतु आप विवाहित हैं, आप शादीशुदा हैं और आपके पति इतने अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब वह स्त्री कहती है कि देवर जी, आप मेरे पति की चिंता ना करें। आपके हाथ में तलवार है, वह सो रहे हैं और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप अभी जाकर और उन्हें अपने रास्ते से हटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, स्त्री की ऐसी बातें सुनकर सोनू के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि तुम पागल हो गई हो, खुद अपने पति को मरवाना चाहती हो, एक दूसरे पुरुष के लिए अपने पति की हत्या करवाना चाहती हो। चाहे तुम अपने पति से प्रेम करती हो या नहीं, परंतु मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। मैं पहरेदारी कर रहा हूँ, मैं खुद जाकर और उसकी हत्या नहीं कर सकता। वह मेरे लिए बड़े भाई के समान है और आप मेरी भाभी के समान हो। तब वह स्त्री कहती है कि परंतु हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दोनों इतने रूपवान हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कल सुबह होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसके बाद मेरी रात कैसे कटेगी, मेरा दिन कैसे कटेगा? तब वह सोनू कहता है कि भाभी, आप चिंता ना करो, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ रहो, उन्हें धोखा ना दो। ऐसा करना हम दोनों के लिए ही उचित नहीं है। प्रिय दर्शकों, सोनू को अपने पिता की बात याद थी कि रास्ते में कई चरित्रहीन स्त्रियां मिलेंगी, परंतु तुम्हें उन स्त्रियों से दूर रहना है और अपने मन को काबू में रखना है। यही सोचकर सोनू स्त्री से मना कर देता है और कहता है कि भाभी, आज की रात हमारी आखिरी रात है। अगर आज आप हमारे साथ बातें करना चाहती हैं, हंसी मजाक करना चाहती हैं, तो कर लीजिए, परंतु जैसा आप चाहती हैं वैसा हम नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी स्त्री समझा था, मैंने समझा था कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, परंतु तुम तो एक बड़ी ही कामी और बड़ी ही दुष्ट स्त्री हो, जो अपने ही पति की मृत्यु करवाना चाहती है। मुझे तुम्हें देखकर तुमसे घृणा हो रही है। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है,
तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। पूरे सफर में वह तुम्हारी चिंता करता रहा, तुम्हारे लिए आधी रात तक जागता रहा। और तुम अपने पति को मरवाना चाहती हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे इस गंदे षड्यंत्र में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। प्रिय दर्शकों, सोनू इतनी बात कह ही रहा था कि इधर वह स्त्री का पति उठकर बैठ जाता है और वह कहता है कि सोनू भाई, तुम मेरे पास आकर बैठो और अपनी भाभी के लिए अपने मन में से गंदे विचार निकाल दो। तुम जैसा सोच रहे हो तुम्हारी भाभी वैसी नहीं है। यह तो बड़ी पतिव्रता, बड़ी संस्कारी स्त्री है। तब सोनू कहता है कि परंतु भैया, भाभी हमसे आपकी हत्या करने के लिए बोल रही थी। भला एक पतिव्रता और संस्कारी स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? तब वह आदमी कहता है कि सोनू, हमारी पत्नी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं। प्रिय दर्शकों, वह आदमी कहता है कि सोनू, हमारी पत्नी की एक छोटी बहन है जो बड़ी ही सुंदर है। वह हमारी पत्नी से भी ज्यादा रूपवान है और सर्वगुण संपन्न है। वह उम्र में तुम्हारे ही बराबर है। हमारी पत्नी उसकी बहन के विवाह के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जब हमने तुम्हें पहली बार कुछ दिनों पहले जंगल में देखा था, तभी तुम्हें देखकर हमारी पत्नी ने यह सोच लिया था कि उसकी बहन के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। परंतु कहीं उसकी बहन का विवाह गलत जगह ना हो जाए, किसी गलत आदमी से ना हो जाए, इसी बात की परीक्षा लेने के लिए हमारी पत्नी इतने दिनों से तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था। वह देखना चाहती थी कि कहीं तुम कामी, हत्यारे या दुष्ट तो नहीं हो। प्रिय दर्शकों, अब सोनू अपनी भाभी से माफी मांगता है और कहता है कि भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच रहा था, परंतु आप तो बड़ी ही अच्छी स्त्री है। अब प्रिय दर्शकों, वह आदमी कहता है कि सोनू, तुम्हें परदेश में जाकर कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन के पिताजी यानी हमारे ससुर एक नगर के बहुत बड़े राजा हैं। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और उनकी 2 पुत्री हैं। एक का विवाह हमारे साथ हो चुका है और छोटी वाली का विवाह हम तुम्हारे साथ में करवाएंगे। उसके बाद पिताजी का राज्य हम दोनों को मिलकर संभालना है, क्योंकि पिताजी का और कोई पुत्र नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस आदमी की बातें सुनकर सोनू कहता है कि भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई के समान है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब प्रिय दर्शकों, सोनू उस आदमी के साथ और उस स्त्री के साथ चल देता है। कुछ देर चलकर वह एक नगर में पहुँचते हैं। वह नगर देखने में बड़ा ही सुंदर था। वहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न थे। जब सोनू नगर में राजा के महल में जाता है तो वह देखता ही रह जाता है। बहुत बड़ा महल बना हुआ था, कई नौकर चाकर लगे हुए थे। अब प्रिय दर्शकों, वह आदमी और वह स्त्री सोनू का विवाह राजा की छोटी पुत्री के साथ करवा देते हैं। राजा की छोटी पुत्री भी बड़ी रूपवान थी, बड़ी तेजस्वी थी और बहुत संस्कारी थी। वह स्त्री बड़ी ही प्रसन्न थी, क्योंकि उसकी बहन का विवाह एक बड़े ही अच्छे और बड़े ही संस्कारी आदमी के साथ हुआ था। सोनू भी अपनी गलती के लिए उस स्त्री से क्षमा मांगता है और कहता है कि भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। तब वह स्त्री कहती है कि देवर जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो जो सही लगा आपने वही किया और हम बड़े ही प्रसन्न हैं कि हमारी छोटी बहन का विवाह आपके जैसे एक अच्छे आदमी के साथ हुआ है। आज हम आपको 3 बातें बताते हैं। जो भी मनुष्य इन 3 बातों को समझ लेगा, इन 3 बातों को याद रखेगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। नंबर 1, चरित्रहीन और दुष्ट स्त्री से जितना हो सके
उतना दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां खुद के साथ साथ आपको भी ले डूबेंगी। नंबर 2, संसार में हर स्त्री चरित्रहीन या लालची नहीं होती है। कई बार स्त्रियां किसी विशेष कारण से अपना रूप बदलकर और पुरुषों से बात करते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि वह स्त्री चरित्रहीन है और अपने पति से प्रेम नहीं करती। इसलिए हर स्त्री को गलत समझना, चरित्रहीन समझना सही बात नहीं है। नंबर 3, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी स्त्री पुरुष से अपने लालच के लिए प्रेम करती है और अपने फायदे के लिए उसके साथ रहती है, और कौन सी स्त्रियां अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं और वह पति के पैसों से नहीं, पति की धन दौलत से नहीं, बल्कि अपने पति से प्रेम करती हैं। जो स्त्री हमेशा धन दौलत की चिंता करती हो, नए नए आभूषण खरीदने की जिद करती हो, जो स्त्री यह नहीं दिखती हो कि उसके पति के पास कितना धन है, कितना पैसा है, परंतु वह तो बस अपने शौक पूरे करना चाहती हो, जो सिर्फ अपना सुख देखती हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति कैसी हालत में है, उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, या वह किसी से उधार लेकर और अपना घर चला रहा है। ऐसी औरतें अपने पति से कभी प्रेम नहीं करती हैं और वह सिर्फ अपने पति की धन दौलत के लिए उनके साथ रहती हैं। अगर स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने पति से प्रेम करती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पति के पास कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है। वह तो बस यह देखना चाहती है कि उसका पति खुश रहे और किसी भी चीज से उसे कोई फर्क ना पड़ता। ऐसी स्त्रियां अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं और ऐसी ही स्त्रियां अपने पति का मरते दम तक साथ देती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में रहती हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी को सुनाता है और कबूतरी को अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।